दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश नेपाल की धरती आज ज्वालामुखी बन चुकी है। काठमांडू से लेकर पोखरा तक सुर्खियों में आग, सड़कों पर खून और हवा में गूंज रहा है हिंदू राष्ट्र और राजा वापसी का नारा। ये कोई साधारण प्रदर्शन नहीं, बल्कि इतिहास के पन्नों को पलटने की जंग है। 17 साल पहले जिस माओवादी क्रांति ने राजतंत्र को गद्दी से उतारा, आज उसी लोकतंत्र के खिलाफ जनता सड़कों पर उतर आई है। यह सिर्फ नेपाल का मामला नहीं रहा, पूरा दक्षिण एशिया नेपाल में लग रही इन आग की लपटों को देख रहा है। भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का कमरा हो या चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की बैठकें और अमेरिकी दूतावास की चिंतित निगाहें, सबकी नजरें इस छोटे से देश के भविष्य पर टिकी है। ऐसा नहीं है कि यह नेपाल में पहली बार हो रहा है। नेपाल से पहले ऐसा कई देशों में हो चुका है। जहां की सरकार गिर गई, वहां दूसरों ने राज किया, लेकिन उन देशों में बिगड़ते हालातों के पीछे दूसरे देशों का हाथ था। उदाहरण बांग्लादेश का ताजा है। वहां अभी भी हालात संभले नहीं है और इस बीच नेपाल में भी माहौल बिगड़ने लगा है। आज के इस वीडियो में हम आपके सामने कई ऐसे खुलासे करने वाले हैं जो शायद आपको मीडिया और सोशल मीडिया पर तो देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना। जानकारी सही लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा साथ जरूर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, साल 2008 में जब राजा ज्ञानेंद्र ने मुकुट त्यागा, तब दुनिया ने सोचा कि नेपाल अब लोकतंत्र की राह पर चल पड़ेगा। लेकिन आज वही ज्ञानेंद्र शाह गुप्त बैठकों में सक्रिय हैं। उनके समर्थकों ने 22 जिलों में समानांतर सरकार बना ली और प्रदर्शनकारी संसद भवन की दीवारों पर पुराने राजघराने के झंडे चिपका रहे हैं। यह विद्रोह कितना गहरा है, आंकड़े चौंकाने वाले हैं। पिछले 45 दिनों में 3000 से ज्यादा गिरफ्तारियां, 17 पुलिस थानों पर हमले और 8 जिलों में इंटरनेट बंद। नेपाली सेना ने पहली बार 2006 के बाद राजधानी में टैंक तैनात कर दिए हैं। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक काठमांडू घाटी के 70% युवा इस आंदोलन में खुलकर भाग ले रहे हैं। राजशाही की वापसी की मांग करने वालों में सिर्फ पुराने राणा शाह परिवार के लोग ही नहीं हैं। 2023 में बनी नेशनल यूथ अलायंस नाम का संगठन ने टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर तो ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है कि 18 से 25 साल के युवाओं ने सड़कों पर कब्जा कर लिया। इनका प्रतीक चिन्ह है नेपाल का वो पुराना झंडा जिसमें सूर्य, चंद्रमा और त्रिशूल था। धर्मनिरपेक्षता पर चल रही बहस ने समाज को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ काठमांडू के इंटेलेक्चुअल्स और माओवादी नेता, दूसरी तरफ पहाड़ियों में रहने वाला ग्रामीण तबका। हैरानी की बात यह है कि नेपाल की 81% हिंदू आबादी में से 62% ने 2015 के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का समर्थन किया था। तो फिर आज ये इतना बड़ा उलटफेर क्यों? दोस्तों, अगर गहराई में जाएं तो कारण साफ है। साल 2022 में आई व्हाइट पेपर की एक रिपोर्ट में 1.2 अरब डॉलर के घोटालों का खुलासा हुआ। चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट में फंसे 3000 नेपाली मजदूर हो या भारत द्वारा तेल की आपूर्ति की कटौती, आम जनता को हताश ही कर रही है। अब सवाल उठता है कि क्या यह सचमुच आंदोलन है या किसी का छिपा हुआ हाथ है? भारत चीन की भू राजनीतिक चालें हैं। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के बेटे पारस शाह का नाम ले तो पता चलता है कि वो पिछले साल दिल्ली और बीजिंग दोनों जगह गुप्त बैठकें कर चुके हैं। क्या यह महज एक संयोग है? विश्लेषकों की माने तो नेपाल में बदलाव की हवा का असर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों तक भी दिख रहा है। सिक्किम और अरुणाचल की सीमाओं पर बड़ी सुरक्षा तैनाती, नेपाली भाषी समुदाय में बेचैनी,
और चीन द्वारा नेपाल भारत सीमा पर नई सड़कों का निर्माण, ये सब पहेली के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। धार्मिक पहलू पर गौर करें तो हिंदू राष्ट्र की मांग में सबसे आगे है। नेपाल के 3200 से ज्यादा पुरोहित पशुपतिनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी ने तो सरकार को खुली चेतावनी दी है। पुरोहित जी ने कहा है कि अगर 6 महीने में हिंदू राष्ट्र नेपाल को नहीं बनाया तो हम तीर्थ यात्रा को बंद कर देंगे। इस आंदोलन का एक और चौंकाने वाला पहलू भी जान लीजिए। नेपाली सेना का रवैया। 2008 में जिस सेना ने राजा को हटाने में अहम भूमिका निभाई थी, आज उसी के 35% अधिकारी राजतंत्र की वापसी की मांग कर रहे हैं। यह आंकड़ा नेपाली इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट में सामने आया है। अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं भी दिलचस्प है। अमेरिका ने चुप्पी साधी है। यूरोपीय संघ ने मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाया है, जबकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि नेपाली जनता का फैसला सम्मान के काबिल है। वहीं भारत की स्थिति अनोखी है। साल 1990 में जब राजा वीरेंद्र ने संसदीय व्यवस्था अपनाई थी, तब भारत ने खुलकर समर्थन किया था, लेकिन आज स्थिति उलट हो चुकी है। दिल्ली के सीनियर पत्रकार बताते हैं कि नेपाली प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड का भारत दौरा अचानक क्यों टल गया। क्या यह कोई संकेत है? रहस्य और भी गहराया जा रहा है जब हमें पता चलता है कि नेपाल के 7 में से 4 बड़े मीडिया हाउस चीन से फंडिंग लेते हैं। क्या यह वजह है कि राजशाही समर्थक की खबरें दबाई जा रही है, या फिर ये एक नए प्रोपेगेंडा का दौर है? दोस्तों, अब धार्मिक उन्माद के पीछे का सच जानने के लिए हमें देखना होगा 2021 का वो वाकया जब नेपाल सरकार ने हिंदू तीर्थ यात्रियों पर टैक्स बढ़ा दिया था। उसी दिन से शुरू हुई थी ये चिंगारी, जो आज धधकती आग बन चुकी है। सबसे चौंकाने वाला मोड़ आया है पिछले सप्ताह, जब नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और माओवादी नेता प्रचंड ने खुद कहा, हम 2008 के फैसलों पर पुनर्विचार कर सकते हैं। क्या यह सरकार के पीछे हटने का संकेत है, या फिर समय बचाने की रणनीति? इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई 2021वीं सदी में राजशाही संभव है? नेपाली युवाओं से बात करें तो उनका जवाब है, हमें रोजगार चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहिए, चाहे वो राजा दे या प्रधानमंत्री। शायद यही इस आंदोलन की असली नब्ज है। अगले 1 हफ्ते में नेपाल का भविष्य तय हो जाएगा। संसद की बैठक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है, और राजा ज्ञानेंद्र ने अपने समर्थकों से अहिंसक संघर्ष का आह्वान किया है। लेकिन क्या यह संभव है, जब आंदोलन के नेता लोगों से कहते हैं कि हमारे पास 1947 का भारत और 1989 का ईरान बनने का मौका है, यानी आजाद होने का? इतिहास गवाह है, नेपाल कभी किसी का गुलाम नहीं रहा, लेकिन आज उसकी अस्मिता दांव पर लगी है। धर्मनिरपेक्षता बनाम हिंदू राष्ट्र, लोकतंत्र बनाम राजतंत्र, और इन सब के बीच भारत चीन की शतरंज का खेल। ये वो द्वंद्व है जो नेपाल को नए संकट की ओर धकेल रहा है। फिलहाल तो सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि नेपाल की धरती पर इतिहास खुद को दोहराने की तैयारी में है। चाहे वो 240 साल पुराने शाह वंश की वापसी हो, या फिर नए संविधान का जन्म, 2024 का यह संघर्ष नेपाल को नए युग में ले जाएगा। देखना यह है कि इस युग का नायक कौन होगा। जनता की आवाज, सेना की ताकत, राजा का खोया हुआ वैभव, या फिर विदेशी ताकतों का खेल? जवाब शायद हिमालय की चोटियों की तरह धुंधला है, लेकिन इतना तय है, नेपाल अब कभी पहले जैसा नहीं होगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर लेकर आएंगे ऐसी ही और भी गजब की जानकारियां आप सभी के लिए। तब तक आप लगातार देखते रहिए गोगिलियो।